हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जियोग्राफी भूगोल। इसका यूनिट नंबर 2 हम आपको पढ़ा रहे हैं और इस पर हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना दिया है, जिसमें हमने आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कवर किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हमारा ये डे नंबर 4 होने वाला है, चौथी वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, आप अगर बेल आइकन हिट कर लेंगे तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवा दिया था, और आज की इस वीडियो में हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है नव निश्चयवाद पर अपने विचार व्यक्त करो। कि नव निश्चयवाद क्या है, उसी को अथवा करके 2 क्वेश्चन में और बताया हुआ है कि नव निश्चयवाद पर टिप्पणी लिखो, जो है संभववाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, और रुको और जाओ नव निश्चयवाद इसे क्या है, तो इस चीज पर अपना विचार रखना है। तो अगर हम बात करें नव निश्चयवाद की, तो 20वीं शताब्दी में अनेक भूगोलवेत्ता इस धारणा में तथ्यपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि मानव ना तो पूर्णतया भौगोलिक परिस्थितियों का दास है, यानी कि जैसा वातावरण है मनुष्य उसका गुलाम नहीं है, और ना ही वो सब कुछ कर सकता है जो वह इच्छा करता है या चाहता है। यानी कि मनुष्य जो चाहे वो नहीं कर सकता, मतलब हर एक काम नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ हद तक मनुष्य जो है हर एक चीज में परिवर्तन ला सकता है। तो वो ना तो पूरी तरह से दास है और ना ही पूरी तरह से क्या है, मालिक है। अर्थात मानव जो है वो विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत रह करके किसी सीमा तक ही दशाओं में हुए जो भी दशाएं हैं उनका विकास कर सकता है। और इसी प्रकार की अवधारणा का विकास होते होते आज वह नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म या व्यवहारिक संभववाद के रूप में सामने आता है, जानने को मिलता है। क्योंकि इससे पहले जो 2 अवधारणाओं के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, एक नियतिवाद या निश्चयवाद जिसको हमने नाम दिया, और दूसरा संभववाद, ये दोनों ने ही अतिशयोक्ति कर दिया था। एक में पहले जो नियतिवाद था उसमें जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, उसकी अतिशयोक्त कर दिया था कि मनुष्य तो बिल्कुल दास है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरी जो अवधारणा आई संभववाद, उसमें उसने मनुष्य के जो क्रियाशीलता है, मनुष्य का जो स्किल्स है, उसको बढ़ा चढ़ा करके बात कर लिया कि प्रकृति तो कुछ भी नहीं है, प्रकृति खेल है, मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं दोनों ही चीजें गलत थी। तो इन चीजों को बैलेंसाइज करते हुए नव निश्चयवाद की स्थापना हुई कि ना ही मनुष्य पूरी तरह से भौगोलिक परिस्थितियों का दास है और ना ही मनुष्य जो है प्राकृतिक परिस्थितियों का पूरी तरीके से मालिक है। प्रोफेसर गिफ्री टेलर जो 1980 से 1963 उनका टाइम पीरियड जो था, अमेरिका कगे ही नहीं, इनका कहना था अमेरिका ही नहीं बल्कि वो विश्व के काफी महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने लगभग 20 महत्वपूर्ण ग्रंथ और अनेक शोध पत्र लिखे हुए हैं। उनके ग्रंथों में जो है जो नाम आता है, उनके ग्रंथों में वातावरण के निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन मिलता है। किंतु आप इन्होंने मानवीय छाट, ह्यूमन चॉइस की संस्कृति का और मानव द्वारा पर्यावरण के परिवर्तन का भी गहन अध्ययन किया है, और अपनी विचारधारा को इन्होंने वैज्ञानिक निश्चयवाद, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म का नाम दिया, और कहा कि रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा। वस्तुतः यह निश्चयवाद का ही एक संशोधित रूप है। इनके अनुसार क्या था कि मनुष्य एक स्वतंत्र प्रतिनिधि अर्थात एक कारक नहीं है, बल्कि प्रकृति मानव के समक्ष एक योजना रखती है कि हाँ इतनी तुम्हारे पास संभावनाएं हैं, और मानव अपनी बुद्धि के द्वारा उस योजना के अंतर्गत संस्कृति का निर्माण करता है। यद्यप प्रकृति का मानव पर पूरा नियंत्रण नहीं है कि मनुष्य को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, फिर भी उसका प्रकृति पर प्रभाव है, क्योंकि मानव प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं से एक कदम आगे बढ़ा दिया है। वास्तव में ना तो प्रकृति ही मनुष्य का पूरा नियंत्रित करती है और ना ही मनुष्य ही प्रकृति पर पूरी तरह से विजेता है। दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक जो संबंध हैं, जो कि मानव विकास के लिए अपेक्षित हैं, और यही एक तरीके का जो है नव निश्चयवाद कहलाता है। टेलर महोदय ने मनुष्य की तुलना जो है चौराहे पर खड़े उस सिपाही से किया हुआ है, जो कि मनुष्य की गति को धीमा या तेज कर सकता है, किंतु उसकी शिक्षा परिवर्तन नहीं कर सकता। उसी के शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य एक मार्ग संचालक की भांति है, जो लोगों की गति में परिवर्तन कर सकता है, किंतु उनकी जो दशा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे एक पुलिस वाला है, वो व्यक्ति को क्या कर सकता है, थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप कर सकता है, रोक कर सकता है, गति को धीमा करवा सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से उसको चेंज नहीं कर सकता है। इस पर स्पेट महोदय ने नवनिश्चयवाद को जो है संभाव्यवाद नाम से बताया हुआ है कि प्राकृतिक वातावरण मनुष्य के समाज समक्ष जो है तमाम सारी संभावनाएं लेकर के आता है, और मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता से उसका चुनाव करता है। जॉर्ज स्टैथम ने नव निश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दिया हुआ है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे फ्लेयर,
इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन जियोग्राफी इन वेस्टर्न यूरोप यानी कि पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल में मानवीय पक्ष पर बल दिया है। फिर भी उनका मत है कि प्राकृतिक शक्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, प्राकृतिक पावर्स भी अपने पास पावर रखती हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता है कार्ल सावर। इन्होंने भी आधुनिक युग के निश्चयवाद को यानी कि प्रेजेंट डे में जो डिटरमिनेशन है, नौ निश्चयवाद है, उसका समर्थन किया है तथा प्रकृति और मानव के बीच जो एडजस्टमेंट है उसमें ये विश्वास रखते हैं। उनके जो ये विचार हैं, ये उनकी पुस्तक कल्चरल जियोग्राफी अर्थात जो सांस्कृतिक भूगोल में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, उनकी जो उक्त पुस्तक का प्रकाशन है वो सन 1947 में हुआ था। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है बुलरिज तथा ईस्ट। इनका कहना है कि भूगोल में निश्चयवाद एक सीमा तक रहना चाहिए, क्योंकि यह सत्य है कि मनुष्य और स्थल की क्रियाएं जो हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इस तरीके से विचार दिया हुआ है। प्रोफेसर जो गिफ्फिथ टेलर हैं, उन्होंने इस पर अपना विचार रखते हुए क्या कहा हुआ है, उन्होंने जो है सामान्यवादी विचारधारा के समर्थकों का मत है कि मानव प्रकृति के प्रारंभ से ही पूर्णता मुक्त नहीं हो सकता। संभववादी फेब्रे महोदय का यह कथन है कि मानव चाहे कुछ भी कहे, वो वातावरण के नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं रह सकता। मानो अगर जो भी चाहे कुछ भी कहे, वो वातावरण से पूरी तरह से डिक्लाइन नहीं कर सकता कि वातावरण का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं है? मनुष्य का हर एक एक एस्पेक्ट जो वातावरण का है वो कहीं ना कहीं मनुष्य के लाइफ में कुछ परसेंटेज जो है इम्पैक्ट डालता ही डालता है। उनके मतानुसार मनुष्य एक तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने भौगोलिक वातावरण का जैसा वह है उपयोग कर सकता है और भौगोलिक संभावनाएं जो हैं उनका लाभ उठा सकता है, परंतु अन्य क्षेत्रों की बात यह भी अनिवार्यता का कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि वो सब कुछ चेंज ही कर दे। जीन्स ब्रून्स महोदय ने इसी प्रकार कुछ कहा हुआ है कि वो शक्ति और साधन जो मानव के पास है वो बहुत सीमित है। मानव के पास जो पावर्स है, जो साधन है, वो बहुत सीमित है। प्रकृति में उसे ऐसी सीमाएं दिखाई पड़ती हैं जिससे वो पार नहीं कर सकता। मानव अपना कार्य जो है वो कुछ सीमा के भीतर ही कर सकता है। वो अपने वातावरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन आवश्यक रूप से कर सकता है, किंतु उससे पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकता। वो वातावरण में परिवर्तन कर सकता है, परंतु बहुत जो है उसको दबा नहीं सकता। वो सदैव ही उससे नियंत्रित में रहेगा। तो इस तरीके की विचारधारा दिया गया है। तो उपर्युक्त जो ये विवेचना है, इस चीज से स्पष्ट होता है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति द्वारा जो निश्चित की गई सीमाएं हैं उसमें अपनी इच्छा, शक्ति, रुचि और आवश्यकता अनुसार वातावरण का रूपांतरण करके उसमें समायोजन स्थापित कर सकता है। अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में कहें तो मनुष्य सदा जो है आज्ञा मानकर ही प्रकृति को जीत सकता है, यानी कि प्रकृति का विरोध करके जीत नहीं सकता। मनुष्य प्रकृति की आज्ञा मान करके उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। कोई भी ऐसा काम जो प्रकृति के साथ मेल नहीं खाता है, मनुष्य के लिए करना प्रायः एक तरीके से असंभव है। वस्तुतः हमें प्रकृति को जीतने या उसे अपना दास बनाने के स्थान पर उससे सहयोग की तरफ सोचना चाहिए कि हम प्रकृति का सहयोग लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से उन्नत कर सकते हैं। यह माइंडसेट नहीं रखना है कि हमको तो प्रकृति को दबा देना है, प्रकृति मतलब कुछ नहीं। ऐसे माइंडसेट के साथ अगर काम करोगे तो आप असंभव की तरफ बढ़ रहे हो, जो कि होने वाला नहीं है। क्योंकि विज्ञान का आदर्श जो है वो है समन्वय करना, ना कि संघर्ष करना। मनुष्य का कल्याण प्रकृति से संघर्ष में नहीं है, बल्कि प्रकृति से सहयोग में ही मनुष्य का कल्याण है। संभववाद कहता है कि मनुष्य की जो क्षमता है, विवेकशीलता है और मूलभूत स्वतंत्रता है, उस पर विश्वास रखते हुए ये विचार करना जरूरी है कि मानव को गौड़ मानने के पीछे जो नियतिवादी हैं उनका एक मंतव्य या उद्देश्य है। वो क्या है और कौन कौन सी विधियां अपना करके मनुष्य जो है वो विशेष करके कुछ प्रदेशों को आक्रमण्य या विकल्पहीन प्राणी माना गया है, वो नियतिवाद के तर्कों पर ध्यान देने से हमें उस चीज के बारे में समझ में आएगा। उन्होंने मानव को कुछ खास क्षेत्रों में जैसे कि मलसन, शीतोष्ण कटिबंधी के उत्तर दक्षिण प्रकृति का दास या प्रकृति पर निर्भर बतलाया है और अनेक उदाहरणों से जो है अपने मत को सार्वभौम बनाने के लिए काम किया है। उन्हीं परिस्थितियों में, बल्कि आदर्श परिस्थितियों को जो है बात किया हुआ है, उन परिस्थितियों के बारे में बात नहीं किया जो अनुकूल है, जिसके प्रतिकूल जलवायु के चलते एशिया या तीसरी दुनिया के लोग जो है पिछड़े रहे हैं। यथा स्थितिवाद के इस पोषकों ने अनेक ढंगों से इशारा व्यक्त किया हुआ है कि पिछड़े समुदाय की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं और पिछड़े और समुन्नत समुदाय में मूलभूत डिफरेंस क्या है। इस विचारधारा का सूक्ष्म विश्लेषण करने से यह चीज पता चलेगा कि ये जो फतवा या कुछ इसी तर्ज पर दिया गया है जिसमें स्वतंत्रता के तुरंत बाद पश्चिम के कुछ देशों में भारत को प्राकृतिक वातावरण की दृष्टि से कृषि प्रधान देश बताया था।
और तत्कालीन शासन प्रमुख में भारत में खाद बनाने की कारखाने खोलने का सुझाव दिया है। और यह भी भारत जैसे पिछड़े देशों में इस्पात के कारखाने लगाने का कोई औचित्य नहीं है। और यह आकस्मिक नहीं है कि आज भी कुछ विद्वान पृथ्वी को स्पेसशिप मान करके यह इशारा बार बार कर रहे हैं कि संसाधन सीमित हैं, इसलिए उसका शोषण सोच समझ करके किया जाना चाहिए। और इसके जवाब में स्पेट की जो संभववाद है उसकी विचारधारा के समर्थन मानव के ज्ञान उसकी जो कर्तव्य है और संसाधन सर्जक जो शक्ति है उसको असीमित बताते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो भी चीज़ें हम जो भी संसाधन का यूज कर रहे हैं वो संसाधन सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए उनका सोच समझ करके यूज करना चाहिए। तो यहाँ तक था आपका लघुत्तरीय क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एंड सेकंड, इस वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस, जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।